हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए और भी एग्ज़ाम जैसे नेट के लिए, गेट के लिए, या तो जो स्टेट्स वाले एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेट के लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में जनरली हमें देखना है जो लिगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ लिगेंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो होते हैं वो शो करते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या होता है वो, किस टाइप के लिगेंड्स ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और पाई एसिड भी बोलेंगे उसे। पाई एसिड कौन होते हैं? जो एक्सेप्टर होते हैं। जैसे लुईस एसिड हमने पढ़ा था ना, एक्सेप्ट जो करते हैं, तो ये पाई एसिड है तो पाई एक्सेप्ट करेंगे, या तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हम बोलेंगे इसे। कि कौन से होते हैं ये लिगेंड? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। मतलब नॉन क्लासिकल की तरह पहले इलेक्ट्रॉन पेयर तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में डोनेट भी करेगा एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, but simultaneously accepts electron from d orbital of central metal ion। और साथ में क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल आयन के साथ सेंट्रल मेटल आयन से एक्सेप्ट भी करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो अगर एक बार पाई बॉन्ड बन गया तो दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा? एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, वो कैसे डोनेट कर रहा है? बैक बॉन्डिंग के थ्रू से। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो जो बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगी, जैसे देखो सिग्मा डोनर एक्सेप्टर है, ये दो टाइप के होते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप। पहला जो सिग्मा डोनर भी होंगे और पाई एक्सेप्टर होंगे, और दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा दो टाइप के होते हैं, एक तो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होंगे, जो डोनेट सिग्मा करेंगे लेकिन एक्सेप्ट क्या करेगा? पाई एक्सेप्टर होंगे। जैसे मेटल, हमने कोई मेटल है हमारे पास और एक लिगेंड है जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पहले तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को डोनेट करेगा और साइमल्टेनियसली क्या होंगे? साइमल्टेनियसली ये जो मेटल के डी ऑर्बिटल होंगे उस डी ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू से इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देगा। तो लिगेंड क्या कर रहा है? एक सिग्मा बन जाने के बाद जो पाई बन रहे हैं उस पाई को हम क्या बोलेंगे? वो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो पाई एक्सेप्टर से होंगे, पाई एक्सेप्ट कर रहा है। तो विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, ABMO और BMO जो होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ये एक्सेप्ट करते हैं वैसे लिगेंड्स को। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो कार्बोनिल जिसको बोलते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम, साइनाइड, ये सारे जो लिगेंड होते हैं वो एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक्सेप्टर लिगेंड है। अब दूसरा क्या है कैटेगरी है? जो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, मतलब उसके पास डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, तो वो जो डोनेट करेंगे पहले अपने लोन पेयर को, और बाद में जो मेटल डी ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, मेटल जो डी ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, तो जो लिगेंड है वो लिगेंड भी कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? डी ऑर्बिटल में ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड आएंगे? जैसे PF3, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। PH3, यहाँ पे भी फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के पास क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं वैकेंट। फिर ASH3, R3P, ये ट्राई अल्काइल फॉस्फिन, ये भी क्या होंगे? फॉस्फोरस के पास क्या है? डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल के होने के कारण क्या करेगा? ये एक्सेप्ट कहाँ करेगा? डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये, और ये ऊपर वाले एग्जांपल में किसी के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा कैटेगरी आता है पाई, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। जो डोनेट भी पाई से करेंगे और एक्सेप्ट भी कहाँ करेंगे? वो एक्सेप्ट भी पाई ही करेंगे। ठीक है, ऐसे लिगेंड जो कौन होंगे? जिसके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल हो। अगर पाई बॉन्ड अवेलेबल होगा तभी तो वो पाई डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल जब डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो भी कहाँ पे करेगा? पाई, वो जो बॉन्ड बनेगा दूसरा वो पाई होंगे। तो एक्सेप्टर लिगेंड कौन होंगे? एक्सेप्टर भी होंगे पाई और डोनर भी होंगे पाई।
तो मेटल लिगेंड को पहले पाई से डोनेट करा और एक्सेप्ट करा तो पाई एक्सेप्टर। तो यही बाई डायरेक्शनल जो बॉन्डिंग हो रही है दोनों तरफ के से जो दोनों डायरेक्शन से बॉन्डिंग जो हो रही है उसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब ये भी सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड कौन होंगे, जो पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर होंगे, तो वो आएंगे CH2CH2। देखो इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये पाई एक्सेप्ट डोनेट कर सकता है, ये भी पाई डोनेट कर सकते हैं, बेंजीन भी पाई डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन है, ये बेंजीन के पास भी पाई ऑर्बिटल्स अवेलेबल है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। C5H5 इसके पास भी पाई बॉन्ड अवेलेबल है, तो ये भी डोनेट करेंगे पाई बॉन्ड। तो ये सारी जो बॉन्डिंग है पाई, ये कौन से लिगेंड कहलाएंगे, जो डोनेट भी पाई करेंगे और एक्सेप्ट भी पाई करेंगे। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, तो यही जो बाई डायरेक्शनल थी, बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग थी, इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो एग्जाम्पल के लिए हम पहले देखेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कार्बोनिल कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल कौन सा लिगेंड है, तो कार्बोनिल लिगेंड है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना। तो पहला केस हम मेटल कार्बोनिल में देखेंगे। तो मेटल और कार्बोनिल, अब कार्बोनिल हमने देखा था, कार्बोनिल कहाँ पे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब मेटल उसको डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं ये। ठीक है, तो अगर बॉन्ड बना रहा है तो रेजोनेंस, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड है, कार्बन के पास हमारे पास 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड है। लेकिन जब बैक बॉन्डिंग होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होने लग जाएगा। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ आएगा, है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर CO के बीच क्या हो गए, बॉन्ड ऑर्डर CO के बीच घटने लग जाएंगे। तो ये कंप्लीट 2 भी नहीं होगा और ये कंप्लीट 3 भी नहीं रहेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो CO का होगा वो 2 से तो ज्यादा ही होगा और 3 से कम होंगे। तो ये कब ये बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, 2 से कब कम होंगे, 3 से कब कम होंगे और 2 से कब ज्यादा होंगे, दोनों ही की बात हो गई। जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होंगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कब ज्यादा होंगे, तो मोर द सिनर्जिक बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। जो यहाँ मेटल और कार्बन के बीच जब सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा किधर, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो मतलब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा। पूरे डबल बॉन्ड नहीं होंगे, वो 3 और 2 के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो उसी से क्या होगा कि हेंस बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO डिक्रीजेस। तो मेटल और कार्बन के बीच जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसके कारण बॉन्ड ऑर्डर CO का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इन मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बैक डोनेशन और बैक बॉन्डिंग इज पावरफुल ओनली व्हेन मेटल हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेटल और कार्बन के बीच जो बैक बॉन्डिंग हो रहा था वो कब ज्यादा पावरफुल होगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी तो वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट करेगा लिगेंड को। जैसे ही लिगेंड को CO को डोनेट करेगा तो CO के बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा। तो ये ज्यादा कब होगा, ये जो बैक बॉन्डिंग ज्यादा कब होगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, जनरली बैक बॉन्डिंग इज नॉट काउंटेड इन बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे हम BF3 का एग्जांपल ले तो BF3 का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो हम लोग 3 ही बोलते हैं, लेकिन वहां पे बैक बॉन्डिंग होता है ना बैक बॉन्डिंग, लेकिन हम बैक बॉन्डिंग में उसके बॉन्ड को तो हम काउंट नहीं करते। तो जनरली बैक बॉन्डिंग में हम बॉन्ड ऑर्डर को, बैक बॉन्डिंग वाले बॉन्ड को हम बॉन्ड ऑर्डर में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो रहा होगा तो हम बैक बॉन्डिंग को भी काउंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे देखें मेटल और कार्बन के बीच जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, काफी स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मैंने बताया क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घटने लग जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन मेटल और कार्बोनिल क्या होगा, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होंगे, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन घटेंगे। कैसे घटेंगे मैंने बताया अभी।
नेक्स्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग आर नॉट डायरेक्टली मेजर्ड। सिनर्जिक बॉन्डिंग को हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई। तो हम सिनर्जिक बॉन्डिंग को कैसे मेजर करते हैं? तो सीओ के बॉन्ड ऑर्डर कितने घट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि उसका सिनर्जिक इफेक्ट कितना ज़्यादा है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल। तो ये मेटल और सिनर्जिक बॉन्डिंग किसके बीच होता है? मेटल और कार्बन, कार्बोनिल के मेटल, कार्बोनिल के कार्बन और मेटल के बीच होता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के। तो अगर इफ सीओ बॉन्ड फ्रीक्वेंसी इज हाइयर, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, मतलब बॉन्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं एनर्जी। एनर्जी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। अगर सीओ के बीच एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ये बोल सकते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो अगर सीओ की जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, मीन्स सिनर्जिक इफेक्ट कम हो रहा है, तभी तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कम आ रहा है। अगर उसका बॉन्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मीन्स उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है वो अच्छी नहीं है, मतलब वीक है। ठीक है, इसके वाइसे वर्सा भी बोलेंगे, उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर बॉन्ड फ्रीक्वेंसी काफी कम है मतलब क्या होगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छा होगा। इसलिए तो सीओ के बीच अगर फ्रीक्वेंसी कम आ रहा है मतलब एनर्जी कम आ रहा है, मतलब इसके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट रहे होंगे, तो यहाँ इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी याद रखना है हमें। फ्रीक्वेंसी हम आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे कि इसके बॉन्ड फ्रीक्वेंसी घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किससे क्या इफेक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट हो रहे हैं? अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मीन्स स्ट्रेचिंग, मतलब जो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे बॉन्ड फ्रीक्वेंसी घट रहा है मीन्स यहाँ पे जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। समझ आ रहा है ना? जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो द चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर in CO due to synergic bond between metal and carbon is called synergic effect। तो जो सिनर्जिक बॉन्ड के जो बॉन्ड ऑर्डर CO के बीच घट रहा है सिनर्जिक बॉन्ड के कारण, जो मेटल और कार्बन के बीच हो रहा है उसी इफेक्ट को, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो इफेक्ट हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर का घटना, उसी को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट। अब सिनर्जिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ मतलब वो ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा मतलब सिनर्जिक ज्यादा होंगे, सिनर्जिक ज्यादा होगा मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सीओ घटेगा। यही हो गया ना? नेक्स्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल अगर इंक्रीज करेगा तो बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा तो सिनर्जी इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जी इफेक्ट। और ज्यादा सिनर्जी इफेक्ट होना मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सीओ डिक्रीज होना। अगर बॉन्ड सीओ के बीच बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, अगर सीओ के बीच बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी भी उनके घटेंगे। तो क्वेश्चन है गिव स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है सीओ का। जैसे क्वेश्चन है मेटल सीओ एक्स, मेटल सीओ। अब इनमें देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, -3 मेटल के पास चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर घटेंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। तो इस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? जहां पे मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम है? इस जगह पे, इसलिए ये ऑर्डर होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जैसे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर घटेंगे। बॉन्ड ऑर्डर घटना मतलब बॉन्ड एनर्जी घटना, और बॉन्ड एनर्जी घटना मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटना।
तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मेटल के पास, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास बढ़ेगा तो सिनर्जी इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर सिनर्जी इफेक्ट ज्यादा होंगे, अगर सिनर्जी इफेक्ट ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेंगे। तो आसान है ये। इस टॉपिक में आगे के पार्ट के लिए हमारी यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर में जुड़े रहें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट in this channel. Thank you.